फाइनल कमेंट लेते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा पे। असम की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? पब्लिक अब उसको नेक्स्ट गुजरात बोल रही है कि अब यहाँ जैसे गुजरात से बीजेपी को आप नहीं हिला सकते, अब असम भी उसी ट्रैक पे है कि अब वहाँ से बीजेपी को नहीं हिला सकते। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को सारे लोग केवल एक ही चश्मे से देख रहे हैं, वो है कम्युनल एंगल, हिंदू मुस्लिम एंगल से। जबकि सच्चाई ये है कि वो मीडिया को वो बात अच्छी लगती है, इसलिए वो उठा रहा है, वो बयान देते हैं, नो डाउट। कम्युनल पोलराइजेशन ये वहाँ का सत्य है, जो कि बेसिकली कम्युनल नहीं था, वो घुसपैठियों के खिलाफ था। असम गण परिषद उसी लिए उठी थी। उन्होंने उस चीज को एक कदम आगे ले जा करके, जिसे कहते हैं ना, फाइन आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैं इस बात का श्रेय उनसे नहीं ले सकता कि वो एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नेंस उनके अंडर में अच्छी रही है, आसाम का विकास हुआ है। तो जब आप विकास के साथ में अपना ये स्ट्रैटेजिक एजेंडा पोलराइजेशन का ठेलते हैं, तो वो ज्यादा बेहतरीन काम करता है, क्योंकि यही स्टोरी गुजरात की थी। गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में वाइब्रेंट गुजरात समिट से आगे बढ़े। वो केवल कम्युनल पोलराइजेशन नहीं था। अगर नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट डिलीवर नहीं करते, तो आपको लगता है कि 2002 का पोलराइजेशन केवल उनको इतने लंबे समय तक खींच के ले जाता? नहीं ले जाता। तो ये आइडियोलॉजिकल और ये सारी चीजें तब तक काम करती है जब तक आप सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट का फ्यूल डालोगे तो ये अपने आप जलता रहेगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट का फ्यूल नहीं होगा तो ये बैठ जाएगा। और यही ममता दीदी का मिस हो गया। यही मिस हुआ। मुझे लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा, मतलब कांग्रेस का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे सुपरस्टार को कुत्ते के बिस्कुट के चक्कर में इंसान ने जाने दिया। मतलब काइंड ऑफ लॉसेस दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मतलब कौन ऐसे सोचेगा कि उसके ब्लेड का बिस्किट उठा करके राहुल गांधी ने अपने कुत्ते को खिला दिया। इस तरह की घटना अपमानजनक जो है, वो इस तरीके के नेता के निकलने का कारण हो जाएगी। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कोई नहीं लेना पसंद करता, वोटर भी नहीं। और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये गलती नहीं की। उन्होंने वहाँ के मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया हिंदुत्व के नाम पर। वहाँ डेवलपमेंट दिया, स्कीम्स अच्छी चलाई, और सच्ची मायने में बोले तो साम दाम दंड भेद में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उन्होंने छोड़ दी हो। कांग्रेस के अंदर के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर खींच के लाने से लेकर, और उस पे वोकल भी होना, और वोकल दम ठोक के कहना, मैं लेके आऊंगा, इस तारीख को लेके आऊंगा, और इसके अंदर के इतने टिकट तो मैं ही बंटवाऊंगा। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, ध्वस्त कर देना। और वो एक इंटरेस्टिंग इंसान है, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। आई होप कि वो एरोगेंस ना आने दें अपने अंदर। आई होप कि वो उस चीज़ के उसमें ना जाएं। तो उनका राष्ट्रीय भविष्य मैं देखता हूँ, राष्ट्रीय राजनीति में उज्जवल है। मैं मानता हूँ कि जो अमित शाह हैं नरेंद्र मोदी के लिए, वो एक दिन हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे अमित शाह के लिए। अच्छा, लाइक दैट। अगर वो सही तरीके से खेलते रहे तो ठीक है। अगर वो सही तरीके से खेलते रहे तो उनके जीतने से पवन खेड़ा को बहुत तकलीफ हुई। मतलब पवन हमारे पुराने मित्र हैं बहुत, और उनसे बेसिक ये गलती कैसे हो गई अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट की, मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि ये जितने इंटेलिजेंट इंसान वो हैं, शीला दीक्षित जी के एडवाइज़र थे, यहाँ पे 3 बार उन्होंने सरकारें बनवाई। बहुत ही बेसिक, जिसे कहते हैं ना, जैसे ही मैंने देखा यूएई का पासपोर्ट, मैंने कहा यूएई का तो पासपोर्ट मिलता ही नहीं किसी भारतीय को, ये तो मतलब नितांत ही फ्रॉड वाला डॉक्यूमेंट है। पता नहीं वो कैसे उनसे वो गलती, जो भी जिस दबाव में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट। बट हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बोल देना कि मैं पेलूंगा, पेड़ा बनाऊंगा। देखिए, वो तो चुनाव में वैसे बोलते भी हैं, और वो विंडिक्टिव भी हो सकते हैं, ऐसा कहा भी गया है, क्योंकि वो छोड़ते नहीं हैं, वो बात अलग है। मुझे उम्मीद है कि आई डोंट नो कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े धुरंधरों को अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार माफ़ी मांगी अदालत में जाकर के, वन लाइनर। तो सॉरी बोल के खत्म हो सकता है। सॉरी बोल के खत्म करना चाहिए। चुनाव का माहौल था, चीज़ें आती हैं निकलती हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हुई। मुझे लगता है कि उचित होगा कि उसको एक लाइन में सॉरी कह करके ग्रेसफुली ख़त्म करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस एपिसोड को कटु और बहुत ज़्यादा वैसा ना बनाए जो जिस डायरेक्शन में हर कोई कह रहा है। ये हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा बहुत सारी बातें हुई हैं, क्योंकि ये एपिसोड हमको जल्दी रिलीज़ करना है, इसलिए इसको हमने छोटा रखा है। और आगे जैसे जैसे और डेटा आएगा, और आई थिंक जब एनालिसिस और जाएंगी, तो हम चाहेंगे कि लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आएँ, और वो सवाल भी हम आपसे ज़रूर पूछें। बिल्कुल मज़ा आएगा। और अभी तो राजनीति
तो लगातार क्लासिकल होती जा रही है रौनक, वो तो एक अलग विषय है जी। लेकिन अपनी एक आध बार बीच में बातचीत और हम आपसे बात करके आएंगे जब हम गैर राजनीतिक बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। तो इसमें चलते चलते आप कुछ इंटरेस्टिंग बता सकते हैं कि क्या दिखा इस चुनाव में जो जनरली मीडिया नहीं बात करती है, बट आपने देखा कि डेटा में ये दिख रहा है, पोस्ट पोल में ये दिखा? देखिए, इस चुनाव में और पिछले 2 साल से मैं ट्रेंड ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि महिला और युवा, ये दो वोट बैंक, MY, ये भी MY है महिला एंड यूथ, ये दोनों MY नया जो है ये अपने तरीके से चल रहा है। इसको किसी भी परंपरागत इक्वेशन की कोई परवाह, चिंता नहीं है। और मुझे अपनी ओर से ये कहना है कि जो देश में नेताओं को, पत्रकारों को, संपादकों को, तमाम वरिष्ठ और गरिष्ठ एनालिस्ट्स को, वरिष्ठ और गरिष्ठ एनालिस्ट को एक ट्रेडिशनल फॉर्म में जाति और धर्म, इससे ही राजनीति को देखने की आदत पड़ गई है। वो लोग थोड़ा सा सशंकित हो जाएं, क्योंकि ये सब कुछ बदलने वाला है और ये हर चुनाव दर चुनाव एक नई जनरेशन ऐड होगी। करीबन 10% वोट नया आता है 5 साल के दरमियान और 10% बाहर जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10% चेंज होता है जी। 15 साल के अंदर आपको इस देश में जातिगत राजनीति के ऊपर बेस लाइन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और धर्म की राजनीति में? धर्म की राजनीति तब तक चलेगी जब तक माइनॉरिटी अपीजमेंट चलेगा। मतलब चलेगी धर्म की राजनीति? माइनॉरिटी अपीजमेंट समाप्त होगा, धर्म की राजनीति अपने आप समाप्त, मतलब नहीं समाप्त होगी, वो चलेगा। वो आइडेंटिटी से जुड़ा है, लोग रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर तो होगा। और ये इससे कोई, और मैं किसी को जज भी नहीं करता इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने एज आई सेड, या तो दोनों कम्युनल हैं या दोनों स्ट्रेटेजिक हैं। पंजाब पे ज़्यादा फोकस रहेगा आगे आने वाले चुनाव में? यूपी भी है, पंजाब भी, उत्तराखंड भी है। हाँ, पंजाब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पंजाब का आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और ये देखने लायक होगी कि वहाँ पर बीजेपी अपने तरीके से खड़े और तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी, संगठन, रिसोर्सेस आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी के पास इनफ है वहाँ लड़ने के लिए? और क्या बीजेपी कांग्रेस को वहाँ जीतने देगी, ये भी एक सवाल होगा। मतलब क्या मेहनत करेगी? और एक बात तो ये एविडेंट है मेरे ख्याल से कि पिछले 12-1 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जितना ज़्यादा बेंड ओवर बैकवर्ड हो करके सिख आइडेंटिटी, सिख हित, सिख भावनाओं को सम्मान दिया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, ओढ़ा है और बिछ से गए हैं, बावजूद उसके पंजाब एक राज्य ऐसा है जहाँ पे अभी तक जितनी उनको इच्छा थी, उम्मीद थी, उस तरीके से पंजाब ने उन्हें वापस उतना न प्यार न सम्मान अभी तक उस तरीके से नहीं मिला है पंजाब में। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के बाद में अगला राज्य एक वो ऐसा है जहाँ पे वो अपना फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात हर्ट करती होगी कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण पंजाब में मुझे अभी तक उस तरीके की सफलता नहीं मिल रही है जैसी मैंने अंदर से सोचा था। तो ये एक उनका अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसमें मुझे लगता है, और जिस तरीके के इंसान नरेंद्र मोदी हैं जो ठान लेते हैं, करते हैं, मतलब वो जिद पे भी उनका है, तो वो मुझे लगता नहीं कि वो प्रयास छोड़ने वाले। केरल को लेकर भी ये बोला जा रहा है कि सेम बंगाल था 10 साल पहले 2 सीटें थी, अभी 200 हो गई। केरल तो उसी ट्रेजेक्ट्री पे है। तो इस बार 3 आई है, तो क्या 10 साल में चेंज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। आप तो केरल में आप शनह देखेंगे, लोकसभा चुनाव आते आते तो हो सकता है केरल में अधिकांश सीटों पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो। लेफ्ट के वोट तो लेफ्ट, वहां पे हिंदू वोटों की रेजिडुअल वोट्स की पार्टी थी। तो लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट, लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट, लेफ्ट इज नो मोर लेफ्ट। धीमे धीमे करके बीजेपी केरल में लेफ्ट को खा जाएगी। तो ज्यादा क्या है इस देश में, टाइगर या लेफ्ट के लोग? मतलब देखिए, अब ये सोचना संख्या शायद, अब अगर प्योर धुरंधरों के हिसाब से पूछें तो शायद टाइगर्स ज़्यादा निकलेंगे। अब तो एक एंडेंजर्ड स्पेसीज की तरह से ट्रीट करके संरक्षित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वो संरक्षित नहीं रहेंगे, पॉजिटिव बोला आपने, तो संरक्षित नहीं रहेंगे तो बातचीत का आनंद खत्म हो जाएगा। क्या बताएंगे कि क्या था, कैसे हम ये जो जा रहे हैं ना, ऐसे तो बोलते हैं। अगर सारे लोग यही बोलने लगेंगे कि नहीं पश्चिम बंगाल में देखिए इन कारणों से बीजेपी जीती और SIR के ऊपर दोषारोपण होगा ही नहीं, तो मजा कैसे आएगा बातचीत करने का?
थैंक यू वेरी मच दादा, बहुत सारी बातें हुई, बहुत मज़ा आया, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों सही में अगर आप इन 5 राज्यों के चुनाव को आसान तरीके से समझना चाहते हैं कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर whom एंड हाउ, तो ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करिएगा। और बड़े आसान भाषा में सिंपल तरीके से हमने इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू वो समझाने की और खुद समझने की भी कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दादा थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।